Hello students, let's see. Today we will discuss about the evaluation and structure of banking in India, which is the part of our university syllabus. First, historical development of banking, pre-independence period before 1947. Early beginning. Indigenous banking in India dates back centuries with money lenders, indigenous banker, stores, Mahajan, Shukla and Handis. इंडिजीनियस बिल ऑफ एक्सचेंज सर्विंग एज इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम मतलब अभी ये जो शोर मार्जिन ये जो है मतलब ये पुराने सिस्टम के प्री प्री इंडिपेंडेंस के पहले के मतलब जो बैंकिंग सिस्टम थे वो ये बता रहे हैं. देन मॉडर्न बैंकिंग बिगेन विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी हाउसेज बाय द ब्रिटिश इन 18th century विच कंबाइन ट्रेडिंग ऑफ द बैंकिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. अभी इन्होंने ये बताई है पॉइंट में कि जो मॉडर्न बैंकिंग एक्टिविटीज़ है उसमें ब्रिटिशर ने मतलब उनका एजेंसी हाउस इस्टेब्लिश किया था 18th century में, जिसमें कि मतलब कंबाइन कंबाइन मतलब ट्रेडिंग और बैंकिंग एक्टिविटी दोनों कर सकते हैं. देन फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1977. फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन कलकत्ता फेल्ड इन 1932. अभी ये जो मतलब 1770 में ये बैंक इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि मतलब फर्स्ट बैंक थी इंडिया की जो कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी, बट वो 1832 में फेल हुई थी. देन प्रेसिडेंसी बैंक, 3 बैंक सेटअप बाय द ब्रिटिश. फर्स्ट बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, लेटर बैंक ऑफ बंगाल 1809. मतलब वो बैंक ऑफ कलकत्ता पहले इस्टेब्लिश हुआ 1806 में, फिर लेटर वो बैंक का नेम चेंज करे करा गया विच इज़ बैंक ऑफ बंगाल इन 1809. देन बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843. देन these enjoy a semi-quasi central bank roles issuing currency notes and acting as banker to the government. मतलब ये जो तीन जो बैंक है ये एज अ करेंसी डिस्ट्रीब्यूटर और मतलब उनको जो है करेंसी इशू करने के लिए राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट ने. देन इन 1921 द 3 presidency बैंक वेयर amalgamated to form the Imperial Bank of India, which perform commercial banking functions and some central banking functions like banker to government until the RBI was फॉर्म. मतलब 1921 में जो ये तीन बैंक थे उनका मतलब वो तीन बैंक मिलके एक एंटिटी परफॉर्म हुए और उन्होंने जो है एक ऐसे मतलब सेंट्रल बैंक बोल के फंक्शन वर्क किया है, जो कि मतलब वो बैंक मतलब गवर्नमेंट के साथ में काम किया जब तक ये आरबीआई इस्टेब्लिश नहीं हुआ था. देन ग्रोथ ऑफ इंडियन ओन्ड बैंक, स्वदेशी मूवमेंट अर्ली 20th century इनकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज ओन बैंक. मतलब स्वदेशी मूवमेंट मतलब जो 20th century जब चालू हुआ था तब इंडियन बैंक की इस्टेब्लिश किए गए. फर्स्ट अलाहाबाद बैंक 1865, ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक स्टिल फंक्शनिंग. अलाहाबाद बैंक मतलब जो 1865 में इंटेब्लिश हुई, बट ये सबसे पुरानी बैंक है जो कि अभी भी मतलब स्टॉक्स में डील करती है. देन पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, कैनरा बैंक 1906. अभी ये जो स्टूडेंट मतलब जो कुछ 5-6 बैंक है ये आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपके मतलब एग्जाम में इस पर थेरी के लिए मतलब जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है डेफिनेशन में उसमें भी आ सकता है. देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 लीड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई ऑन 1st April 1935 एज द सेंट्रल बैंक, टेकिंग ओवर करेंसी इशू एंड गवर्नमेंट बैंकिंग फंक्शनिंग ओवर द इंपेरियल बैंक. मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई मतलब जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1934 में, मतलब हाँ इस्टेब्लिश हुआ ऑन 1st April 1935. मतलब जब वो इस्टेब्लिश हुआ तो एक मतलब जो सब बैंक का मेन कोऑर्डिनेटर रहता है मतलब लाइक मैनेजर, तो फिर आरबीआई को मतलब मेन सेंट्रल बैंक कहा गया और वो जो मेन बैंक है आरबीआई मेन बैंक है, तो फिर इसकी वजह से उनको करेंसी इशू करने का और जो गवर्नमेंट के अलग अलग बैंकिंग है उनके अंडर आते तो फिर उनको सप्लाई करने के लिए इस्टेब्लिश किया है. मतलब आ रही है अगर हमें मतलब अगर नोट में अलग चेंजेस करने के या फिर नई करेंसी प्रिंट करने के, तो फिर जब तक गवर्नमेंट को आरबीआई से परमिशन नहीं मिले तब तक वो मतलब कौन सी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते. देन की फीचर्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग, लार्जली अनरेगुलेटेड लीडिंग टू फ्रिक्वेंटली बैंकिंग फेल्यूअर्स. मतलब इंडिपेंडेंस के पहले मतलब ऐसा कुछ भी रेगुलर फिक्स नहीं था कि मतलब करेंसी इतने प्रिंट होंगी, इसके ज़्यादा नए प्रिंट्स कर सकते या फिर करेंसी प्रिंट में चेंजेस करने के हैं तो फिर किसका ऑथराइजेशन लगेगा क्या नहीं, तो फिर उसकी वजह से बहुत सारे फेल्योर आते थे. देन कंसंट्रेशन ऑफ बैंकिंग इन अर्बन एरियाज, निगलेक्टेड टू रूरल क्रेडिट. अब इसका मतलब ये है कि जो
नॉर्मल विलेज टाइप रहते थे, तो फिर वहाँ पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ पे मतलब बैंक है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। देन थर्ड पॉइंट, नो सिस्टमेटिक लीगल फ्रेमवर्क अंटिल द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। ये पॉइंट का मतलब ये है कि मतलब एक सिस्टमेटिक कुछ भी बात नहीं था जब तक मतलब बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 इस्टेब्लिश हुई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947, फेज वन कंसोलिडेशन एंड रेगुलेशन 1947 टू 1969। फर्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इनेक्टेड टू रेगुलेट बैंकिंग कंपनीज एंड एम्पावर आरबीआई विद सुपरवाइजर पावर। मतलब बैंकिंग एक्ट जो 1949 है वो आने के बाद में आरबीआई को मतलब एक सुपरवरी पावर मिलेगी, जिससे कि वो मतलब जो अलग अलग बैंकिंग कंपनी या फिर उनके अंडर में मतलब जो कुछ उनके नीचे के जो कोऑर्डिनेट बैंक है तो फिर वो उनको अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर सके। देन 1955, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज एंड रीनेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई टू एक्सटेंड बैंकिंग टू रूरल एरियाज। मतलब जो कुछ रूरल एरियाज थे तो फिर वहाँ पे 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, तो फिर उन्होंने नेशनल वो जो बैंक थी वो नेशनलाइज बैंक है, तो फिर उन्होंने उनका बाद में बैंक का नेम चेंज किया, जो कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। देन 1959, एसबीआई एसोसिएट सब्सिडरी बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर सिटी ब्रॉट अंडर एसबीआई ग्रुप। मतलब 1959 में जो एसबीआई के एसोसिएट एंड दो सब्सिडरी बैंक थे जो कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर या फिर जयपुर थे, तो फिर वो एसबीआई ग्रुप ने वो परचेस कर लिया। देन कंटिन्यू प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेंस बट फ्रिक्वेंटली बैंक फेल्यूअर्स फ्रॉम स्ट्राइकर रेगुलेशन। मतलब हाँ, उनकी जो ओनरशिप थी वो प्राइवेट डोमिनेंट में थी, बट वो डोमिनेंट की वजह से मतलब उनका कंटिन्यूअर फेल्यूअर होते जा रहा था। देन फेज टू नेशनलाइजेशन 1969-1980। मतलब नेशनलाइज बैंक उन्होंने कैसे किए। देन 19 जुलाई 1969, 14 मेजर कमर्शियल बैंक ईच विद डिपॉजिट ओवर ₹50 करोड़ वेयर नेशनलाइज अंडर इंडियन गांधी गवर्नमेंट टू। मतलब 19 जुलाई 1969 को जो थे मतलब जो 14 मेजर कमर्शियल बैंक थे, तो फिर उनका जो डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा था, तो फिर वो बैंक को उन्होंने नेशनलाइज डिक्लेयर कर दिया, जो कि इंडियन गांधी गवर्नमेंट के अंडर आते थे। देन एक्सटेंड क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब उन्होंने मतलब जो लोन डिस्ट्रीब्यूटर है तो लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर वो ज़्यादातर उन्होंने एग्रीकल्चर या फिर जिनकी स्मॉल इंडस्ट्री है तो फिर उनका देने का सोचा। देन रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मतलब अभी इकोनॉमी मतलब अलग अलग लोग उनके ज़रूरत के हिसाब से लोन वो लेते हैं, तो फिर मतलब अभी लोन की ज़रूरत मतलब बहुत सारे लोगों को रहती है, पर कभी कभी बैंक उनकी कंडीशन की वजह से अप्रूव नहीं कर पाता, तो फिर उन्होंने उसके लिए अलग अलग स्कीम लाए। देन एक्सपांड बैंक टू रूरल अनबैंक्ड एरियाज। मतलब जहाँ पे मतलब बैंक ज़्यादातर लोकेट नहीं होते थे यहाँ पे, या फिर जहाँ पे बैंक इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे, तो फिर वहाँ पे ये बैंकों ने वहाँ पे उनकी बैंक इस्टेब्लिश की। देन मोबिलाइज सेविंग फॉर प्लान इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। मतलब अभी आगे इकोनॉमी कैसे डेवलपिंग क्या होंगी मतलब ये ज़्यादा बैंक को भी नहीं मालूम था, पर बैंक को ये मालूम था कि अगर लोगों ने लोन हमसे लिया है तो फिर बाद में लोन हमसे ले रहे तो मतलब वो कुछ ना कुछ वो चीज़ों में जो वो कर रहे हैं उसमें डेवलप करने के लिए तो वो ले रहे हैं। Then 1986 more banks are nationalized with deposit over 200 करोड़ bringing the total to 20 nationalized बैंक। मतलब 1980 में जो 6 ऐसे बैंक थे जो कि उन्होंने और 6 जो अच्छे नेशनलाइज बैंक थे जो जिनका की टर्न ओवर मतलब 200 करोड़ से ज़्यादा था, तो फिर उन्होंने वो भी उनके अंदर एक्वायर किए। इसके वजह से फिर वो 20 नेशनलाइज बैंक हो गए। देन दिस पीरियड वॉज मैसिव ब्रांच एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज अंडर द सोशल कंट्रोल एंड लीड बाय स्कीम कंसेप्ट। मतलब उन्होंने ये बताया कि मतलब जो ब्रांच एक्सपेंशन का कंसेप्ट था वो कि मतलब रूरल एरिया में तो इम्पोर्टेंट था, तो फिर उसकी वजह से मतलब जो सोशल कंट्रोल है या फिर जो लीड कंट्रोल बैंक का जो होता है तो फिर उनको उसमें मतलब बहुत बेनिफिट रहा है। Then key information includes entry of new private sectors banks, example ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank from 1934 to 1994। मतलब न्यू प्राइवेट बैंक आ गए जो जैसे कि ICICI, HDFC या फिर एक्सिस बैंक। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। मतलब कैपिटल एडिक्वेसी बेसिक नॉर्म, इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजन। मतलब इन्होंने जो बैंक है उसमें भी आपने उन्होंने अलग अलग सेक्टर मतलब भी डिफाइन किए कि जिसमें कोई इनकम रिकन्सिलेशन देखेगा, कौन जो एसेट रहते हैं उसका देखेगा बाइफर्केशन कैसा है क्या नहीं। देन रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड कैश रिजर्व रेशो। मतलब उनके पास में मतलब कैश का रिजर्व रेशो कितना है, और मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब वो मतलब जो लोन देने वाले सामने वाली पार्टी हो तो फिर उनका मतलब अवेलेबिलिटी तक वो कितने दे सकते क्या नहीं। देन डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। देन ग्रेटर ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देन
एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एटीएम्स एंड कोर बैंक। अभी ये 3 का जो पॉइंट मतलब एटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब जो नॉर्मल बैंक रहते हैं प्राइवेट, तो फिर उन्होंने वो ज़्यादातर मतलब प्राइवेट बैंक को पब्लिक बैंक करने का सोचा, मतलब गवर्नमेंट के अंडर लेके वही। देन कंसिडरेशन ईरा 2000 टू 2020, मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द एसबीआई कंप्लीटेड 2017, मतलब जो अच्छे खासे बैंक थे तो फिर वो एसबीआई के साथ में मर्ज हुआ है। देन मेगा मर्जर्स ऑफ पीएसयू बैंक 1990 1922, एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक, पीएनबी बैंक, यूनाइटेड बैंक, करनारा सिंडिकेटेड यूनियन बैंक, अदर बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, रिड्यूसिंग पीएसयू बैंक फ्रॉम 27 to 12। मतलब जो पीएसयू बैंक थे अप्रोक्सीमेटली 27, तो फिर उन्होंने वो 27 बैंक को 12 बैंकों के अंदर शिफ्ट कर दिया। देन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड into scheduled and non-scheduled banks based on inclusion of the second schedule of the RBI Act 1934. Scheduled bank. Banks include the second schedule of the RBI Act must have been paid up capital and reserve of at least 5 lakh. Then operation that safeguard depository interest. Then compliance with RBI regulation. अब ये पॉइंट का मतलब ये है शेड्यूल बैंक, मतलब जो पेड अप शेयर कैपिटल और जो फ्रीजर है वो कम से कम मतलब 5 लाख तो भी वो बैंक के पास अवेलेबल चाहिए। देन ऑपरेशन सेफगार्ड डिपॉजिटरी इंटरेस्ट, मतलब अगर मतलब आपकी जो डिपॉजिट है, आपके जो मतलब कस्टमर उनका अगर आप आपके पास में मतलब कैश फ्लो रख रहे हो तो फिर उनको आपको मतलब इंटरेस्ट देने की भी एबिलिटी चाहिए, तो फिर मतलब वो यूज़फुल है, नहीं तो नहीं है। देन आरबीआई का रेगुलेशन को आपको मतलब फॉलो करना चाहिए। देन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग शेड्यूल, एस्टेब्लिश फॉर द लोन्स फ्रॉम आरबीआई टू बैंक रेट, ऑटोमेटेड मेंबरशिप इन द क्लियरिंग हाउस, देन एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ आरबीआई करेंसी चेस्ट। मतलब ये पॉइंट का ये है कि मतलब एलिजिबल फॉर लोन्स फ्रॉम आरबीआई एंड बैंक रेट, मतलब आरबीआई जो है वो मतलब उनके रेट पे बैंकों को लोन ट्रांसफ़र करती है उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे, तो फिर वो आपको अगर अलाउ है तो फिर आप मतलब कनेक्शन रख सकते हैं। देन ऑटोमेटिक मेंबरशिप इन क्लियरिंग एरिया, मतलब अभी जो भी चेक क्लियरेंस रहते हैं या फिर जो अलग उनके रहते हैं आरटीजीएस नेफ्ट, उसके बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो फिर वो उसमें अगर आप मतलब वो रूल्स रेगुलेशन सब अगर फॉलो कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो फिर वो मतलब आपके लिए हेल्पफुल है। देन एलिजिबल टू बिकम आरबीआई करेंसी एटलीस्ट, मतलब जो भी आरबीआई करेंसी की इशू है तो फिर आपको मतलब वही जो करेंसी है वही यूज़ करना पड़ेगा और उनके जो रेगुलेशन है वही फॉलो करना पड़ेगा। देन सब कोऑर्डिनेट्स ऑफ शेड्यूल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट ओन्ड मेजॉरिटी स्टेक एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, करनारा बैंक, करंटली 12 पीएसबी पोस्ट मर्जर्स। अभी पब्लिक बैंक मतलब क्या है, जो मतलब बैंक गवर्नमेंट ओन कर रही थी कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये तो मतलब नॉर्मली वाले बैंक सभी को मालूम है, मतलब प्राइवेट बैंक जो कि एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक। फॉरेन बैंक, ऑपरेशन इन इंडियन विद ब्रांचेज लाइक सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्स। अभी फॉरेन बैंक मतलब जो बाहर कंपनी के बैंक है बट वो इंडिया में इस्टेब्लिश है। देन रीजनल रूरल बैंक्स established under RRB Act 1976, jointly owned by central government, state government and sponsor bank to serve rural agricultural credit rates। मतलब अभी RRB बैंक मतलब क्या, जो बैंक मतलब जो रूरल एरियाज के लोग रहते हैं या फिर जो खेती वो देखते तो फिर उनको लोन की ज़रूरत रहती है, पर उनको लोन देने के लिए कोई ज़्यादातर रेडी नहीं होता क्योंकि वो मतलब टाइम पे इंटरेस्ट पे करेंगे नहीं करेंगे, वो बहुत सारा प्रॉब्लम रहता, तो फिर इसलिए ये बैंक इस्टेब्लिश किए गए। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक, introduced 2015 to serve unreserved sections like small business, farmers, example AU small finance bank, Equitas। मतलब अभी जो स्मॉल फाइनेंस रहते हैं मतलब जिनका खुद का मतलब फाइनेंस का फॉर्म रहता है या फिर लोन डिस्ट्रीब्यूटर लाइक बैंक के जैसा, तो फिर वो बैंक। देन पेमेंट्स बैंक, इंट्रोड्यूस 2015, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू लिमिट बट कैन नॉट लीड, एग्जाम्पल एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अभी ये जो है पेमेंट बैंक मतलब ये बैंक जो है 2015 से इंट्रोड्यूस में है, मतलब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं बट उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी किसके लिए, मतलब अगर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करने का है तो नहीं तो नहीं। देन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल को अंडर कोऑपरेटिव बैंक्स, देन शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, देन नॉन शेड्यूल बैंक्स नॉट इंक्लूडेड द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट have paid up capital less than 5 lakh
not obligation to maintain CRR with RBI through most still chose this include small local areas bank and some cooperative banks not meeting schedule criteria, very limited in number and shrinking as most बैंक migrated to schedule status. अभी ये जो नॉन शेड्यूल बैंक मतलब जो कि मतलब सेकेंड शेड्यूल के आरबीआई में नहीं आती, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख से कम है, या फिर जिनका सीआरआर जो रेट रहता है, तो फिर वो आरबीआई साथ में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो मतलब स्मॉल एरिया के बैंक है और जो कोऑपरेटिव बैंक है, वो मतलब जो उनका जो स्पेसिफिक मीटिंग रहता है तो फिर वो क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं कर रहे, या फिर जो उनका नंबर है तो फिर उसमें बहुत बार चेंजेस आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ अमाउंट डिफरेंस रहते तो फिर वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं उसकी वजह से भी। देन अदर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, लोकल एरिया बैंक सेट अप इन 1996 कॉपरेट्स इन लिमिटेड जोग्राफिकल एरियाज, कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर इन 3 टायर्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये जो ऊपर के जो बैंक है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मतलब ये स्पेसिफिकली विलेज लेवल के लिए। देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, स्टेट मतलब जो स्टेट लेवल पे बैंक है वो। देन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड, SIDBI, एग्जिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू स्पेसिफिक सेक्टर। अभी ये जो बैंक है मतलब जो नेशनल सेक्टर के लिए ज़रूरत है उनको, या फिर जो हाई लेवल पे जिनके बिजनेस है लाइक रिलायंस, जियो, तो फिर उनके लिए मतलब वो बैंक ज़्यादातर ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ऐसा मतलब वो मर्जर बैंक की तरह ये है। देन NBFC बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग टेक्निक्स बट परफॉर्म बैंकिंग लाइक फंक्शनिंग लीडिंग इन्वेस्टमेंट विदाउट एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट, मतलब जो कि मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनका हमें डिपॉजिट इतना चाहिए, मतलब जो जितना डिपॉजिट लेने को रेडी है वो उतना मतलब उनका डिपॉजिट यूज़ कर लेते हैं उनको, अगर किसी को लोन देना है वो प्रोवाइड करने के लिए। 1.3 point role of Reserve Bank of India, RBI established in 1935, nationalized in 1949, is the apex monetary authority of Indian functioning under the RBI Act 1934। अभी RBI जो है 1935 में इस्टेब्लिश हुई, बट वो नेशनलाइज 1949 में हुई, तो फिर उनकी जो मतलब अपेक्स बॉडी है उनकी अथॉरिटी के अंदर, तो फिर जो RBI का एक्ट है वो एज 1934 फॉलो करते। देन की फंक्शन, नॉट इशूइंग अथॉरिटी, sole authority to issue currency notes except ₹1 notes coin issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मतलब आरबीआई को जो है वो करेंसी इशू करनी, हाँ आरबीआई जो है मतलब वो खुद करेंसी इशू कर सकता है, बट ₹1 के जो नोट्स और कॉइन है वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कहाँ से मतलब कहाँ पे इशू करना है, कितना इशू करना है क्या नहीं, क्योंकि मतलब उसका मतलब रिजर्व बहुत ऑलरेडी कम रहता। देन बैंकर टू द गवर्नमेंट, मैनेजेस बैंकिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देन एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मैनेजर, देन मैनेजर्स पब्लिक। अभी बैंकर्स टू गवर्नमेंट मतलब जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो सेंट्रल और, हाँ जो सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक रहते हैं, तो फिर वो दोनों के ट्रांजेक्शन को मतलब पूरी जांच करने की, मतलब एक्चुअल ट्रांजेक्शन कहाँ पे जा रहा है क्या नहीं, तो फिर वो सब चीज़ें उन्हें अगर टाइम टू टाइम मालूम रहनी चाहिए। देन एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज मैटर, मतलब जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो फिर वो गवर्नमेंट और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन दोनों को भी मालूम रहना चाहिए। मैनेज पब्लिक डेट, मतलब जो पब्लिक बैंक में डिपॉजिट करती है, तो फिर आरबीआई का कहना ये है कि मतलब पब्लिक आपके यहाँ पे जो डिपॉजिट करती है फिर आप उसका इस्तेमाल कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, कितना करते हो क्या नहीं, वो सब हम क्लियरली वेरीफाई होगा, तो ही मतलब आगे मतलब हम कंटिन्यू रह सकते हैं। देन बैंकर्स बैंक कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ऑल शेड्यूल बैंक मेंटेन कैश रिजर्व रेपो और कैश रिजर्व रेट विद द आरबीआई, एक्ट एज लीडर और लास्ट रिसोर्ट ड्यूरिंग लिक्विडिटी क्राइसिस। मतलब अभी बैंकर्स बैंक मतलब जो आरबीआई है, तो फिर उन्हें जो बाकी के बैंक है उन सब चीज़ों का उन्हें कैश रिजर्व रेट मेंटेन करना पड़ता है, चीज़ देखने के लिए कि सब चीज़ें बराबर मेंटेन हो रही है या नहीं। और आरबीआई जो है मतलब एज अ लीडर एक्ट करता है, क्यों अगर मतलब कौन सी भी बैंक इंसॉल्वेंट हो रही है तो फिर वो मतलब बैंक को कैसे बचाया सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें की जा सकती है। अगर बैंक वाइंड अप के कगार पे है तो फिर जो कस्टमर्स के डिपॉजिट उनके पास में, तो फिर वो देने के लिए उनके पास में पैसे नहीं रहते, तो फिर उनके पास में मतलब किस तरह से वो लिक्विडिटी अमाउंट मतलब रिकवरी कर सकते हैं क्या नहीं, वो सब भी हेल्पफुल है। देन कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स, मतलब आरबीआई जो है अभी मतलब वो मनी कितना सप्लाई करने का है मार्केट में,
कौन से हिसाब से करने का है। देन करेंसी के जो नोट्स है लाइक 500 1000 के तो अभी मतलब यूज़ में नहीं है। देन 2000 के पहले थे, अभी वो भी उन्होंने थोड़े थोड़े कम कर दिए। फिर मतलब ज़्यादातर मतलब मार्केट में 500 200 100 देन 50 20 ये नोट ज़्यादा चलते हैं। तो फिर उसका सप्लाई कितना मेंटेन करना है क्या नहीं है, तो फिर वो सब भी मतलब RBI को देखना पड़ता है। देन क्वान्टिटेटिव टूल्स, रेपो रेट, रिजर्व रेट, CRR, SLR, बैंकिंग रेट, ऑपरेशन मार्केट, अभी ये मतलब बैंक के सब अलग अलग रेट रहते हैं। देन क्वालिटेटिव टूल्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल एसोसिएशन, डायरेक्ट एक्शन। Custodian of foreign reservation, manages foreign exchange अंडर FEMA 1999, मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। मतलब अभी RBI के पास में जो है कुछ कुछ ऐसे फॉरेन रिजर्व उन्हें रखने पड़ते हैं, क्योंकि मतलब जब हम कभी इंपोर्ट करते हैं कौन सी चीज़, तो फिर हमें मतलब उनको पेमेंट करते समय मतलब एज ए गवर्नमेंट के पास में फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि मतलब अभी इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी के मतलब कंटिन्यूसली रेट फ्लक्चुएट होते लेते हैं। अगर हमारे पास में फॉरेन करेंसी है तो फिर उसके वजह से मतलब हम हमारा जो कैश या फिर मतलब जो इंडियन रुपीज़ है, तो फिर उसका मतलब रेपो रेट वो सब मेंटेन कर सकते हैं, और उसके वजह से मतलब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रख सकते हैं। रेगुलेटर एंड सुपरविजर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इशू लाइसेंस, सेट प्रोटोकॉलर्स न, देन कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। अभी ये रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, मतलब अभी RBI जो है वो सबका मतलब लीडर है, तो फिर उनके पास में अथॉरिटी है मतलब कौन से बैंक का लाइसेंस इशू करना है उनको। फिर अन्य लाइसेंस इशू करने के बाद में उनको मतलब कौन सी चीज़ के बारे में ध्यान रखने को कहना चाहिए, कौन से नहीं। तो फिर देन सेकेंड, कंडक्शन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट, मतलब RBI जो है वो उनके पास में मतलब एक स्पेसिफिक उनका ऑडिटर रहता है कि जो मतलब उनके अंडर सब बैंक आते हैं, मतलब प्राइवेट, कमर्शियल या फिर अदर बैंक। तो फिर सब बैंक का मतलब ऑडिट चेक करने का, मतलब उसमें कुछ अमाउंट में जो डिफरेंस जो नहीं है, जो मतलब कस्टमर से आई या फिर उनको नहीं गए वो प्रॉपर अमाउंट, या फिर जिन्होंने लोन लिया तो फिर उन्होंने इंटरेस्ट पे किया तो कितना ज़्यादा किया क्या नहीं, तो बैंकिंग को कितना प्रॉफिट हुआ एक्चुअली में उसमें। 7, डेवलपमेंटल रोल, प्रमोशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जन धन योजना सपोर्ट्स प्रायोरिटी सेक्टर्स, लीडिंग नॉर्म। देन डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोशन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम लाइक RTGS, नेफ्ट, UPI। अभी डेवलपमेंट मतलब अभी जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो फिर बैंकिंग सिस्टम को भी डेवलप होता है, तो फिर उसमें वो मतलब जो अपना RTGS या फिर UPI वो ना अभी मतलब हम नॉर्मली मोबाइल पे से किसी को मनी सेंड करेंगे तो फिर हम सेंड करते हैं, या फिर रिसीव करेंगे तो रिसीव करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्रेडिट इंटरफेरेंस, मतलब जो रूरल के लोग हैं तो फिर वो लोन लेते हैं, तो फिर उनको मतलब डेवलपमेंट के लिए, कंटिन्यूस चीज़ें इंप्रूवमेंट के लिए, तो फिर उनको भी ज़्यादातर लोन की ज़रूरत रहती है। देन मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, सिंस 2016 RBI ऑपरेट्स अंडर द फ्लेक्सी इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क विद द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटमेंट टारगेटिंग CPI इन्फ्लेशन एट 4%। अभी सिंस 2026 RBI मतलब एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर वो मॉनिटरी पॉलिसी उनकी कमिट करी है, जिसमें उन्होंने उनका ये है कि CPI जो इन्फ्लेशन है वो 4% है, मतलब वो 2% से ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और 2% से ज़्यादा भी होना नहीं चाहिए, लगभग 2% का होना चाहिए, उनका ऐसा कहना है। देन रिसेंट रिफॉर्म एंड ट्रेंड्स इन इंडियन बैंकिंग, here are the latest development to 2026 regulatory consolidation. In 2025, RBI carried out a major consideration in regulatory interaction, replacing thousands and older circulation and replacing them with 244 consolidated major direction across regulated entities to improve क्लैरिटी एंड कीज़ ऑफ कंप्लायंस। अभी इन्होंने ये कहा है मतलब 2025 में RBI ने जो अलग अलग उनके कंसोलिडेशन रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन ये रिप्लेइंग किए अलग, तो फिर उसमें उनको जो ओल्डर सर्कुलेशन थे उन्होंने वो 2024 अलग अलग जो उनके साथ में रिप्लेस करके एक अलग डायरेक्शन में उसको इम्प्रूव करने की उन्होंने कोशिश की है। देन बैंकिंग लॉज एक्ट एज 2025, दिस सिग्निफिकेंस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म amended 5 key acts, RBI Act 1934, Banking Regulatory Act 1949, SBI Act 1955, the two banking companies acquisition and transfer of undertaking Act 1970 and 1980. Key provision enforced in December 15, 2025 include amended to Section 56 of Banking Regulation Act, replace outdated reporting system with a uniform last day of fortnight framework aligning monthly, quarterly returns and calendar end dates. The Act acts as expand to RBI supervisory toolkit, giving in exchange power to impose penalties, conduct special audits and direct supervision entities to take correct action.
अभी ये जो मतलब उन्होंने बाइफरकेट किया है कि मतलब उसके अंदर कौन कौन से अलग अलग एक्ट आते हैं कि नहीं, अभी जो और जो एक्ट है हम अलग मतलब डीप में अगले हमारे मतलब नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। देन बोरोअर प्रोटेक्शन रिफॉर्म, RBI इशू डायरेक्शन इफेक्टिव फ्रॉम 1 January 2020 establishes a uniform borrower centric framework governing prepayment or foreclosure charged by the banks. NBFC is an all-Indian financial institution prohibition and prepayment charge on the flotation rate loan individual borrowers including housing loans. Then digital banking and fraud protection, April 2026 rollout. A sweeping package effective 1st April 2026, mandatory two-factor authentication of all the digital payment, introducing a digital fraud compensation framework, shifting liability timelines in the favor of customer, and issue digital banking channels authorization direction requiring real-time transaction alerts and enhanced monitoring. Separately, the RBI purpose a scheme compensating customers for losses from small value digital frauds with payouts capped at $25,000, 85% of loss, or 25,000 whichever is lower, and as a once in a life benefit. तो फिर जो भी आगे का मतलब जो भी और है मतलब इसके बारे में डिस्कशन और जो मतलब नई यूनिट्स है वो फिर हम अभी हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।